बात कर ली थी सीडीपी के। आज हम बाकी 15 क्वेश्चंस की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑफ वेरिएशन इन देयर एबिलिटीज इज अ की ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासरूम, यानी कि एक क्लासरूम में अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी हैं और उनकी भिन्नताएं भी अलग अलग, क्योंकि सबकी योग्यताएं एबिलिटीज अलग अलग होती हैं। फिर भी उनमें जो कुछ गुण हैं वो उनकी संभावना है, उनको प्राप्त करने के लिए, उन्हें अवसर प्रदान करने के लिए हम कैसे प्रकार की क्लासरूम का प्रयोग कर सकते हैं, किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड, ऑप्शन बी है समावेशी इंक्लूसिव, ऑप्शन सी है विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन, ऑप्शन डी है अप्रगतिशील यानी कि नॉन प्रोग्रेसिव। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी समावेशी। ठीक है, इंक्लूसिव, हम उन्हें इंक्लूसिव एजुकेशन प्रदान कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें अलग अलग प्रकार के बच्चे एक ही साथ मिलकर शिक्षा ग्रहण करते हैं बिना किसी भेदभाव के। हमारा एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि सभी विद्यार्थियों को, यानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको उनकी योग्यताओं में अलग अलग भिन्नता होने के बावजूद भी हम संभाव्य गुणों की प्राप्ति करने के लिए उन्हें अवसर प्रदान कर सकते हैं, और इसके लिए हमारा मुख्य उद्देश्य होता है उन्हें समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। समावेशी शिक्षा में जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं उनके साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी शिक्षा दी जाती है। एयरसेल ने भी कहा है, एक के हमारे थे एयरसेल, उन्होंने कहा था कि समावेशी शिक्षा की सहायता से सभी विद्यार्थी योग्यता, लिंग, जाति, भाषा, बुद्धि, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, विकलांगता आदि स्थितियों में किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव के बिना ही पूरे आत्मविश्वास के साथ शिक्षा यानी कि एजुकेशन को क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए टू cater to children from disadvantaged background, a teacher should, ऑप्शन ए है कि उन्हें ढेर सारा लिखित काम दे दें, give them a lot of written work, यानी कि एक वंचित पृष्ठभूमि से बच्चे आए हैं, उन्हें हमें संबोधित करना तो उन्हें रिटर्न वर्क दे दें। गलत होगा, ऐसा तो हमें नहीं करना चाहिए। सेकंड है कि उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। फाइंड आउट मोर अबाउट देयर कॉन्टेक्स्ट एंड इन्वॉल्व देम इन क्लास डिस्कशन। हाँ, ये तो सही लग रहा है, पर नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड है कि उन्हें कक्षा में अलग से बिठाएं, मेक देम सिट सेपरेटली इन द क्लास। गलत, कक्षा में अलग थलग बच्चों को नहीं करना चाहिए। चौथा है कि उन्हें अनदेखा करें क्योंकि वे अन्य छात्रों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। इग्नोर देम एज दे कैन नॉट इंटरेक्ट विद अदर स्टूडेंट्स। ये भी गलत है। आपने अभी तक हमारी बाकी सी टेट की क्लासेस देखी होंगी तो आपको पता चल गया होगा कि नेगेटिव को हटाना है। ढेर सारा लिखित काम दें, आप खुद पर रख के देखिए, आपको ढेर सारा लिखित काम देंगे तो अच्छा रहेगा? नहीं। अलग थलग कर दें, अलग बैठाएं, ये भी नहीं होगा। अनदेखा करें तो ये भी नहीं होगा। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा की जो चर्चा होती है उसमें क्या करें, शामिल करें। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए, ऐसे बच्चे जो वंचित पृष्ठभूमि से आ रहे हैं उन्हें संबोधित करने के लिए एक शिक्षक हेतु उनके संदर्भ के बारे में और जानने का हम प्रयास कर सकते हैं। उन्हें कक्षा की चर्चा में शामिल करने जैसे उद्देश्य निहित होने चाहिए। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं कि उन्हें क्लासरूम में हम पार्टिसिपेट करा सकते हैं, मतलब उन्हें शामिल कर सकते हैं। वंचित पृष्ठभूमि के वे छात्र होते हैं जिनके पास समपत्र छात्रों की तुलना में पर्याप्त संसाधन नहीं होते, यानी कि वो बच्चे जिनके पास भी पर्याप्त संसाधन नहीं होते जो बाकी बच्चों के पास होते हैं, इसीलिए उन्हें वंचित समूह का कहा जाता है कि वो वंचित होते हैं। छात्रों के इन समूहों के साथ जाति के आधार पर, कि उनकी जाति अलग है, उनके रंग के आधार पर और आर्थिक स्थिति के आधार पर क्या किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। और इस तरह की धारणाएं छात्रों के आत्मविश्वास पर और नकारात्मक प्रभाव डाल देती हैं। मतलब उनकी जाति, रंग और आर्थिक स्थिति, मतलब पैसों से संबंधित स्थिति के आधार पर जब उनसे भेदभाव किया जाएगा तो वो उन्हें नकारात्मक प्रभाव तो डालेगा ही, साथ ही उनके आत्मविश्वास में भी इफेक्ट करेगा। ये उनके भविष्य की शैक्षणिक सफलता में भी बाधा उत्पन्न करेगा। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वो उनके साथ अच्छा सा व्यवहार करें और बाकी बच्चों के साथ उन्हें शामिल करें, ठीक है, अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसएबिलिटी इम्पैक्ट्स एन इंडिविजुअल एबिलिटी ऑफ बैलेंस, मैनुअल डेक्सटेरिटी एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी
कि अधिगम आसक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को इफेक्ट करती हैं, यानी कि प्रभावित करती हैं। ऑप्शन ए है डिसलेक्सिया यानी पठल वैकल्य, ऑप्शन बी है डिसकैलकुलिया गुणज वैकल्य, ऑप्शन सी है डायस्फेसिया यानी कि भाषा वैकल्य और ऑप्शन डी है डायस्प्रेक्सिया यानी गति समन्वय वैकल्य। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, गति समन्वय वैकल्य। अधिगम आसक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन में, शारीरिक निपुणता में और हाथ आंख सामंजस्य की जो क्षमता को प्रभावित करे उसे गति समन्वय वैकल्य कहते हैं। पठन वैकल्य डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित होती है, गुणज वैकल्य जो मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन वगैरह होती है उससे होती है, भाषा हमारी लैंग्वेज से होती है। लेकिन इसने हमसे पूछा क्या था, पूछा था कि संतुलन में, शारीरिक निपुणता में और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता, तो वो गति समन्वय वैकल्य होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी है कि अधिगम आसक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता गति समन्वय वैकल्य को प्रभावित करती है, यानी कि इफेक्ट करती है। कुछ पठन संबंधी विकार इस प्रकार हैं, जैसे कि जो डिसलेक्सिया होता है वो पढ़ने से संबंधित क्षमता होती है, मतलब कोई बच्चा पढ़ने में प्रॉब्लम्स फील करता है, जैसे तारे जमीन पर ईशान अवस्थित था, वो जो था लेटर्स उसे उल्टा उल्टा देखता था तो वो डिसलेक्सिया था। वहीं जो डिसकैलकुलिया होता है गणित संबंधी सीखने में अक्षमता होती है, यानी मैथमेटिक्स सही से समझ नहीं आती, वो गुणा भाग करने में असमर्थ होता है। वहीं जो डिसग्राफिया होता है ये लेखन से संबंधित है, ग्राफ मतलब लेखन, तो लेखन से संबंधित क्षमता होती है, और अफेजिया जो होती है भाषा से संबंधित क्षमता होती है। ठीक है, अक्षमता और विकलांगता जो होती है वो पर्याप्त शक्ति, क्षमता और शारीरिक और मानसिक क्षमता की कमी होती है, विशेष रूप से जो किसी व्यक्ति को दैनिक कार्य को करने में या फिर घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करने में, समाज की गतिविधियों में संलग्न होने से उन्हें रोक देती है, उसे कहते हैं हम यही। नेक्स्ट हमारा है कि विच आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर स्टूडेंट विद ऑटिज्म आर लाइकली टू हैव, यानी कि स्वबलीनता या ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थी हैं उनके पहचान के लिए किन विशिष्ट गुण होने की संभावना रहती है। ऑप्शन ए है संप्रेषण में उन्हें कठिनाई होती है, कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज, ऑप्शन बी है कि वे सभी के साथ अंतः क्रिया करने की उनकी इच्छा होती है, हाई आर्गू टू इंटरेक्ट विद ऑल, ऑप्शन सी है कि बुद्धि लब्धि का बहुत कम स्तर होता है, वेरी लो IQ लेवल्स, ऑप्शन डी है कि उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल होता है, एडवांस सोशल स्किल्स। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संप्रेषण में कठिनाई। ठीक है, कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज, जो स्वलीनता होती है, जो ऑटिज्म होती है, उनसे विद्यार्थी इधर जूझ रहे हैं तो उनके अंदर संप्रेषण में कठिनाई होती है। ठीक है, वो अच्छे से सबके साथ संप्रेषण नहीं कर पाते। एक्सप्लेनेशन भी है कि स्वलीनता, ऑटिज्म से जूझ रहा विद्यार्थी, उसमें संप्रेषण संबंधी कठिनाई की संभावना बहुत अधिक रहती है। स्वलीनता जो होती है वो मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार होता है, जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार में और संपर्क को क्या करता है, इफेक्ट करता है। हिंदी में इसे आत्मविमोह और स्वप्रणयता हम कह सकते हैं। इससे प्रभावित व्यक्ति जो होता है वो सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार करता है। इसके कुछ प्रमुख कारण होते हैं, जैसे कि मस्तिष्क की गतिविधियों में असामान्यता होती है, जन्म से पहले बच्चे का विकास सही रूप से नहीं हो पाता है, और ये मस्तिष्क के कई भाग होते हैं, इनको क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो याद रखना इसके कुछ प्रकार मुख्य हैं, कौन कौन से हैं। ये होता है कि मस्तिष्क की जो गतिविधियां होती है वो असामान्य सी हो जाती हैं, जन्म से पहले बच्चे को जो विकास होता है वो सही रूप से नहीं होता है, और ये मस्तिष्क के हमारे कई भाग होते हैं उनको भी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स विद क्रिएटिविटी, यानी कि कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान करने वाली विशेषता नहीं है। पहला तो है हमारा है जिज्ञासा की प्रबल भावना, यानी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, दूसरा है अभिसारी सोच यानी कॉन्वर्गेंट थिंकिंग, तीसरा है उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, और चौथा है नवाचारी अनूठे विचार, नोवल इनोवेटिव आइडियाज। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिसारी सोच यानी कि कॉन्वर्गेंट थिंकिंग। ठीक है, सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान करने वाली विशेषता यही नहीं है, जबकि जिज्ञासा बहुत ज़्यादा उसके अंदर होती है, ये तो हमारा सृजनात्मक विद्यार्थी होता है। उच्च स्तरीय उसके अंदर होती है, समस्या को समाधान करने का कौशल ये भी होता है। नवाचारी अनूठे उसके अंदर नए नए विचार होते हैं जो कि अनोखे होते हैं, ये भी होता है। लेकिन ये अभिसारी सोच ये नहीं होता है हमारा सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि जो है वो सृजनात्मक
आत्मक विद्यार्थी की विशेषता नहीं होती है, जबकि जिज्ञासा की प्रबल भावना, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, नवाचारी अनूठे विचार, ये सब सृजनात्मक विद्यार्थी की विशेषताएं हैं। अन्य महत्वपूर्ण इसकी विशेषताएं हैं जैसे कि आलोचनात्मक चिंतन और सृजन में विश्वास होना, अनुसंधान की प्रवृत्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रमाणिक तथ्यों का संकलन। जो प्रोफेसर एस.के. दुबे थे, इनके द्वारा सृजनात्मक चिंतन से हासिल होता है उन कार्यों से जिनके माध्यम से नए नए विचार, वस्तुओं या व्यवस्थाओं को सृजित करते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सजेस्ट दैट एजुकेशन शुड बी। ऑप्शन ए है कि पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए, लिमिटेड टू टेक्स्ट बुक कंटेंट। गलत, क्योंकि क्या होता है कि लिमिटेड नहीं करनी चाहिए हमें, विषय वस्तु को बिल्कुल भी नहीं, वो भी पाठ्य पुस्तक तक, तो गलत हो जाएगा। दूसरा है कि तथ्यों के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए, यानी कि बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, ये भी गलत है। थर्ड है कि विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तरफ उन्मुख होनी चाहिए, डायरेक्टेड टू इंकरेज कॉम्पिटिशन अमोंग स्टूडेंट्स, तो ये तो तीनों ही गलत हैं। यानी कि विषय वस्तु को लिमिट कर दे, सीमित कर दे, कंठस्थीकरण, रोट मेमोराइजेशन और प्रतिस्पर्धा को बढ़ा दें, तो ये तो सही बात नहीं है, ये तो सब हमारा नहीं देता है, बल्कि वो कह रहा है कि समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए, फोकस टुवर्ड डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होना चाहिए? जो हमारा समालोचनात्मक चिंतन है उसके विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि समालोचनात्मक चिंतन है उसको बढ़ावा देने के लिए जो अनुभव जनित अधिगम है उसको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन सूचना की अवधारणा, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण या मूल्यांकन करने की बौद्धिक प्रक्रिया होती है। इसके कई सारे लक्ष्य होते हैं, जैसे कि इस नीति का लक्ष्य है कि 2030 का सकल नामांकन अनुपात 100% करना, 5वीं तक की शिक्षा जो है वो मातृभाषा में उपलब्ध कराना। इसके अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से को सार्वजनिक व्यय पर लक्ष्य रखा जाए और भारतीय उच्च शिक्षा परिषद नामक एकल नियामक की भी परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस रिलेटेड टू प्रीफर्ड लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम शुड बी, यानी कि एक कक्षा में विद्यार्थियों के चयनिक अधिगम शैलियों में जो व्यक्तिगत अंतर हैं उनको अध्यापिका द्वारा किस तरह से संबोधित किया जाना चाहिए। पहला है कि अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में बाधा के रूप में, कंसिडर्स ए हिंड्रेंस टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। गलत हो जाएगा क्योंकि उसने बाधा कह दिया है, यानी कि विद्यार्थियों के जो अधिगम शैलियाँ होती हैं उनके अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं वो अध्यापिका बाधा के रूप में करे। अगर बाधा के रूप में वो करेगी तो बच्चों को कैसे समझा पाएगी, कैसे उनसे सिखा पाएगी, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है कि नकारात्मक पुनर्वलन के द्वारा मिटाए जाने चाहिए, एलिमिनेटेड विद यूज ऑफ निगेटिव एनफोर्समेंट। गलत, मिटाना नहीं है, वो भी नकारात्मक पुनर्वलन के द्वारा, बिल्कुल गलत है। कि मिटाने की बात कर रहा है वो भी नकारात्मक पुनर्वलन, इसीलिए। थर्ड है कि संज्ञानात्मक असामान्यता के परिणाम के रूप में देखना चाहिए, सीन एज ए रिजल्ट ऑफ कॉग्निटिव अबनॉर्मल। और ऑप्शन डी कह रहा है कि उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत जरूरतें पूरी हों। रेस्पेक्टेड एंड चाइल्ड सेंट्रिक पेडागोजी शुड बी अडोप्टेड टू फुलफिल दीज इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स। तो सही आंसर यही हमारा हो जाएगा, क्योंकि सबसे अच्छा यही है कि हमें उनकी मान्यता रखते हुए क्या करना चाहिए कि जो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है उसको अपनाना चाहिए ताकि उनकी जो व्यक्तिगत जरूरतें हैं वो क्या हो सके, पूरी हो सकें। ठीक है, पुनर्वलन द्वारा मिटाना नहीं चाहिए, असमानता के परिणाम के रूप में भी हमें नहीं देखना चाहिए। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि एक कक्षा में जो विद्यार्थी हैं उनके चयनिक अधिगम शैलियों के व्यक्तिगत जो अंतर हैं उनको अध्यापिका द्वारा उनकी जो मान्यता है उसको रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए ताकि उनकी जो व्यक्तिगत जरूरतें हैं उनको पूरी हो सकें। शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा के रूप में तब हम संदर्भित किया जाता है जब ये बच्चे की जो आवश्यकताएं होती हैं, रुचियां होती हैं और जो योग्यताएं होती हैं उनको वरीयता देती है। साथ ही जो बाल केंद्रित दृष्टिकोण होता है वो हमेशा बच्चों के सीखने की अपनी रणनीति और कक्षा की जो गतिविधियां हैं उनके बारे में सोचने के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए कई सारे अवसर प्रदान करता है। इन्होंने वैसी सामग्री उपलब्ध कराएंगे, ऐसा वातावरण उपलब्ध कराएंगे जिससे वो
अच्छे से सीख सके। ठीक है, सारी जो हमारी है CDP है, हिंदी इंग्लिश है, मैथ EVS जो कुछ भी है वो सब बच्चों के बारे में ही बात करता है। आप किसी के भी टीचर बनेंगे, आपका बच्चा सेंटर में होना चाहिए, ना कि आप सेंटर में होंगे टीचर होकर तौर पे, ना तो आपकी पुस्तकें सेंटर में होंगी, ना तो स्कूल सेंटर में होगा, सिर्फ बच्चा सेंटर में होगा। ठीक है, बच्चे के अनुसार सब कुछ बदला जा सकता है। तो आप याद रखना एक चीज़ हमेशा कि बच्चों के बारे में जो निगेटिव है वो कभी नहीं आएंगे, हमेशा पॉजिटिव पॉइंट ही आएंगे। तो पॉजिटिव को ढूंढ के निकालना है, पर अगर उसने पूछा है कि नहीं है तब आएंगे निगेटिव। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तब आंसर अच्छे से आपको मिलेगा आएंगे। वहीं हम होम एजुकेशन के नाम से रोज़ डेली जो हमारा है टेलीग्राम, उस पर नए नए क्विज़ डालते हैं, तो उसको अभी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए, डेली शॉर्ट्स देखा कीजिए, सारी प्लेलिस्ट डाल लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है कि अध्यापकों को डेस्क के रूप में तथा शिक्षार्थियों को डेस्क के रूप में अपेक्षित करती है। अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम व्यूज टीचर्स एज डेस्क एंड लर्नर्स एज डेस्क। ऑप्शन ए है कि ज्ञान का प्रदाता, ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहण करता, नॉलेज डिलीवर्स पैसिव रेसिपेंट ऑफ नॉलेज। गलत, क्योंकि निष्क्रिय कर दिया, हम तो सक्रिय के रूप में देखेंगे भैया, निष्क्रिय के रूप में क्यों देखेंगे, इसीलिए गलत हो गया। सेकंड कह रहा है हमारा कि जानकारी का प्रभुत्वधारी, स्क्रोल अधीनस्थी प्रतियोगी, डोमिनेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सबऑर्डिनेट पार्टिसिपेंट्स अधीनस्थ। थर्ड कह रहा है कि सुसाधक, ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी। अच्छा है। चौथा कह रहा है तानाशाह, अज्ञा जीवन जीव। बिल्कुल गलत बात है, मैंने आपको बताया निगेटिव निकालो। निष्क्रिय आ गया, ऑटोमेटिक निगेटिव हो गया, पॉजिटिव होना चाहिए था। अधीनस्थ हो गया, ठीक है, गलत हो गया। तानाशाही हो गया, दंड हो गया। लेकिन इसमें देखो थर्ड वाले में बहुत अच्छा है, सुसाधक यानी फैसिलिटेटर्स, और ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी, एक्टिव पार्टिसिपेंट इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे एक्सप्लेनेशन भी है कि एक प्रगतिशील कक्षा जो है वो अध्यापकों को सुसाधक के रूप में तथा शिक्षार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी के रूप में क्या करती है, अपेक्षित। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के अनुसार शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य होता है जो कि बच्चों की शक्तियों का विकास करता है। प्रगतिशील शिक्षा ये हमें बताती है कि शिक्षा किसके लिए है, बच्चों के लिए है, और बच्चे शिक्षा के लिए नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है, शिक्षा बच्चों के लिए होती है, ना कि बच्चे शिक्षा के लिए। इसीलिए शिक्षा का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना होता है कि जिससे बच्चे का बहुत अच्छे से विकास हो सके और कई सारे अवसर उसे पूरे हो सकें। नेक्स्ट है कि जो रियान रिसेंटली लर्नर डैट कुकड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कुक। आफ्टर डेट रियान यूज इट ed for every change to past form such as broken instead of broken. This tendency to apply same rules to everything suggests that children tend to dash their understanding। यानी कि जो रेयान है उसने कुछ दिन पहले जाना है कि अंग्रेजी के किसी शब्द के पीछे जब हम ed लगाते हैं तो उस शब्द का रूप वर्तमान से भूतकाल में बदल जाता है। तो इस जानकारी को पाने के बाद रेयान ने क्या किया कि एक शब्द का जो हर शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने के लिए अपना तरीका अपनाया और किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने का रुझान अपनी सोच की प्रवृत्ति को दर्शाती है। यानी कि आप रियान की जगह पे होते तो आपने क्या सीख लिया, यानी क्या आपने कर लिया कि हर जगह पे ईडी लगाते घूम रहे हैं, तो अपनी सोच को देश की प्रवृत्ति दर्शाती है। ऑप्शन ए कमतर आंकने, अंडर एस्टिमेट। ऑप्शन बी अनिति अति नियमित यानी कि ओवर रेगुलराइज। ऑप्शन सी है प्रतिबंधित यानी कि रेस्ट्रिक्ट, और ऑप्शन डी है द्विभाषिक विलंग्लस। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि द्विभाषिक कर रहा हो, प्रतिबंधित कर रहा हो, तो सही आंसर हो जाएगा ओवर रेगुलराइज यानी कि अनियमित। ठीक है, हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। रेयान ने कुछ दिन पहले जाना कि अंग्रेजी के किसी शब्द में अगर हम ईडी लगाएंगे तो वो प्रेजेंट से पास्ट में चेंज हो जाएगा, तो इसको अपने दर्शाने के लिए वो हर एक चीज़ में ईडी लगा रहा है, तो ये अनियमित की प्रवृत्ति दर्शाता है। ये होती क्या है, ये अनियमित रूप से बदलने वाले शब्द में नियमित परिवर्तन के सिद्धांत के अनुप्रयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग एज ए टेक्निक कैन बी यूज्ड टू डेवलप डैश इन चिल्ड्रन। डेज इन चिल्ड्रन यानी कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो विचारा वे इसको एक तकनीक के रूप में बच्चों में डेज विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए है कॉन्वर्जेंट थिंकिंग अभिसारी सोच। ऑप्शन बी है फंक्शनल फिक्स्डनेस यानी प्रकार्यात्मक स्थिरता। ऑप्शन सी है अपसारी सोच डाइवर्जेंट थिंकिंग। ऑप्शन डी है अनुक्रिया समुच्चय रिस्पॉन्स सेट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी सोच, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी विचार व्यस्त को एक तकनीक के रूप में बच्चों में अपसारी सोच विकसित करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग विचारावेश को एक तकनीक के रूप में बच्चों में जो अपसारी सोच है उसको विकसित करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तो उस समस्या के समाधान के लिए वो व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति यानी इमेजिनेशन पावर और सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का यूज़ करता है और उस समस्या के समाधान के रूप में हम एक से कई सारे हल को प्रस्तुत करते हैं जिसे हम अपसारी चिंतन कहते हैं। जैसे कि पहला है, इसके द्वारा खोजा गया समाधान मुक्त अंत यानी कि ओपन एंडेड वाला होता है। इसमें सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिलता है और एक पार्श्व चिंतन होता है। नेक्स्ट है, इन अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम अ टीचर शुड यानी रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है। पहला है कि सभी बच्चों को मानक निर्देश देना, जिन बच्चों को मानक जो है वो निगेटिव में चला जाएगा। सेकेंड है कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे। थर्ड है कि सभी बच्चों से समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा करना गलत हो जाएगा क्योंकि बच्चे सभी एक ही समान गति से आगे बढ़ें ये तो सही नहीं है। और चौथा है, बच्चों की विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना, उदासीन भी निगेटिव में जाएगा तो सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को कैसे आके सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छे रूप से क्या करे, प्रकट करे। ठीक है, निगेटिव वाले हटाते रहो क्योंकि देखो अपेक्षा करना और उदासीन रहना ये सब तो निगेटिव में जाएगा ना, तो ऑप्शन बी हमारा सबसे अच्छा हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि वह ये सुनिश्चित करे कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सबसे अच्छे तरीके से प्रकट करे। ठीक है, रचनावादी क्रिएटिविटी यही होती है कि छात्र और शिक्षक कैसे बातचीत करते हैं, कक्षा के भीतर शिक्षक और छात्रों के बीच संतुलन की स्थिति को कैसे नियंत्रित किया जाता है। इसके कई सारे लक्षण आप देख सकते हैं, जैसे कि सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक छात्र और छात्र के बीच बातचीत समान रूप से महत्वपूर्ण होती है। छात्र और शिक्षक की जो भूमिकाएं और जिम्मेदारियां होती हैं तो वो बच्चों के बीच प्रभावित होती हैं। एक रचनावादी कक्षा का जो वातावरण होता है वो बौद्धिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से सुरक्षित होता है। वहीं निर्देशात्मक और मूल्यांकन रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट स्टेप इन द मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑप्शन ए है समस्या को परिभाषित करें, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। ऑप्शन बी है समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। ऑप्शन सी है प्रासंगिक जानकारी की खोज, एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। और ऑप्शन डी है परिकल्पना का निरूपण यानी कि फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो बताइए कौन सी समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण होता है। तो परिभाषित करना, पहचान करना, खोज करना, निरूपण करना। सबसे पहले होता है कि समस्या की क्या करें, पहचान करें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम ये होती है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले क्या की जाती है, पहचान। जब हम समस्या को जानेंगे तभी तो उसके बारे में बता पाएंगे। तो हमारा जो होता है वो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि समस्या समाधान पद्धति का पहला चरण होता है समस्या की पहचान करना। समस्या समाधान विधि के द्वारा ही बच्चों में जो तार्किक रूप से सोचने की और निर्णय लेकर किसी समस्या का समाधान करने की योग्यता होती है उसका विकास होता है। इसके कई चरण होते हैं, जैसे कि समस्या की सबसे पहले हम पहचान करेंगे, फिर हम समस्या को विश्लेषण करेंगे, फिर उसके जो मूल कारण होते हैं उनकी तलाश करेंगे, फिर उस समाधान को हम लागू करेंगे, फिर उसके बाद ही तो हमें परिणाम मिलेंगे। तो याद रखना, सबसे पहले होता है कोई भी प्रॉब्लम है इसकी पहचान करना, रिकॉग्नाइज करना, फिर उसका विश्लेषण करना, फिर उसके जो मूल कारण होते हैं उनकी तलाश करना, फिर जो समाधान होता है उसको लागू करना, फिर हमारे परिणामों का आकलन करना। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू मोटिवेट स्टूडेंट्स इन प्राइमरी स्कूल व्हाट स्ट्रेटजी शुड बी द टीचर अडॉप्ट। आपके ऊपर रख कर देखिए, खुद के ऊपर। आप प्राथमिक विद्यालय में टीचर हैं और छात्रों को प्रेरित करना चाहते हैं तो आप कौन सी रणनीति अपनाएंगे। पहला है कि व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करेंगे। सारे ऑप्शन छोड़ दो, क्या ऑप्शन कह रहा है, क्या ना कह रहा है, क्या क्वेश्चन। आपको ये देखना है कि आप एक टीचर हैं और आप बच्चों के बीच में प्रतिस्पर्धा कराएंगे तो ये अच्छा है कि बेकार है, बताइए। कंपटीशन बढ़ाएंगे आप बच्चों के बीच में, गलत।
कभी भी इस बात को बढ़ावा नहीं दिया जाता कि बच्चों के बीच में प्रतिस्पर्धा करो। हाँ, उनमें बीच में हम एक दूसरे के बीच कहते हैं कि आप आगे आओ, आप आगे आओ, तो इसका मतलब ये नहीं प्रतिस्पर्धा कराते हैं। ठीक है, हम खेल के माध्यम से उन्हें सिखा सकते हैं ना कि प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएं। दूसरा है कि प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक कारकों के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करें। नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, पुरस्कार दें, उन्हें लालची बनाना चाहते हैं, उन्हें बात बात पे दंड दें, तो ये भी गलत होगा, ये भी नेगेटिव में चला जाएगा। थर्ड कह रहा है कि पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करें और उन लक्ष्यों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए कठोर मानदंड रखें। देखो, अब आपने इस क्वेश्चन को ही देख लिया, तीनों आंसर इतने निगेटिव हैं ये वाले कि पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करें, वो भी कठोर मानदंड। लेकिन सबसे अच्छा हमें देखो चौथा मिल गया, हमने पढ़ा नहीं फिर भी हमें पता है कि चौथा सही है। कैसे? कह रहा है कि बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार, उनके इंटरेस्ट के अनुसार उनके लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करें और उसी दिशा में काम करने में उनका क्या करें, समर्थन करें। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कितना अच्छा था कि आप प्राथमिक विद्यालय में प्राइमरी लेवल पे छात्रों को प्रेरित करने के लिए जो है वो उनकी रुचि यानी इंटरेस्ट के अनुसार उनके लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, फिर उसी दिशा में काम करने के लिए उन्हें समर्थन भी दे सकते हैं। इसकी कई सारी विशेषताएं होती हैं, जैसे कि छात्रों के जो स्तर होते हैं उसके अनुरूप उनकी चुनौती रखें और समाधान खोजने के लिए सकारात्मक जो प्रतिस्पर्धा होती है उसको अवसर दें। साथ ही छात्रों को उनको अनुभवों से आगे बढ़ने के भी अवसर दें, जो कि उनके एक्सपीरियंस होते हैं उसके आधार पर उनके प्रगति के बारे में व्यक्तिगत फीडबैक भी दे सकते हैं और क्लासरूम में बच्चों की जो भागीदारी होती है उसको सुनिश्चित करने वाली रणनीति अपना सकते हैं। साथ ही जो छात्र होते हैं हमसे सवाल पूछने के लिए उन्हें क्या कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं। ठीक है, जब आप क्लासरूम में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे कि आप सवाल पूछो, तो फिर वो आप क्या हो जाएंगे, उसमें इंगेज हो जाएंगे क्लासरूम में। ठीक है, बस चुपचाप बैठे रहेंगे तो कैसे हो पाएंगे। नेक्स्ट हमारा असर्शन और रीजन है, अभिकथन और कारण। अभिकथन कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यार्थियों की भावात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। और हमारा रीजन कह रहा है किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय जो विचार होते हैं उनका मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशलों में बाधा को डालता है। तो हमें सही विकल्प चुनना है। पहला है कि ए और दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा है कि ए और दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ये तो सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा ए और दोनों गलत है। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, सबसे पहले तो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा होता है, फिर देखना है कि इसमें से पहला और दूसरा अगर सही है तो फिर आप ये और दोनों सही है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ये दोनों तो अपने आप गलत हो जाएंगे क्योंकि इसमें आर गलत है और आर दोनों गलत है, ये कह दिया गया है। फिर आपको ये देखना है कि व्याख्या सही कर रहा है या नहीं। सही व्याख्या करता है तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा, नहीं कर रहा है तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ये पता है कि पहला सही और दूसरा गलत है तो ऑटोमेटिक ये आंसर निकल आएगा। अगर आपको पता है कि दोनों गलत है तो ऑटोमेटिक ये आंसर निकल आएगा। ठीक है, आपको पता है कि दोनों सही है, व्याख्या भी सही हो रही है तो ये वाला होगा। आपको पता है कि दोनों सही है पर व्याख्या सही नहीं हो रही तो ये वाला हो जाएगा। मतलब बहुत ईजी, इतना हार्ड नहीं होता, बस क्वेश्चन के ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है कि क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यार्थियों की जो भावात्मक खुशहाली होती है उसको सुनिश्चित करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हमारा जो संज्ञानात्मक विकास है उसके साथ में विद्यालय में विद्यार्थियों की जो भावनात्मक है, जो इमोशनल है, हैप्पीनेस, उसको सुनिश्चित करना चाहिए। भाई क्यों नहीं करना चाहिए। वही हमारा रीजन कह रहा है कि किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशलों में बाधा डालता है। बिल्कुल सही बात है, कोई भी प्रॉब्लम को जब हम सोल्व करते हैं, जब बहुत ज़्यादा विचार होते हैं, उसका मौखिकीकरण हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या डालता है, बाधा डालता है। तो दोनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल हमारे दोनों सही हैं। तो ये और ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल सही है लेकिन उसकी व्याख्या सही नहीं कर रहा है। दोनों में व्याख्या में कोई मतलब ही नहीं पता चल रहा है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा और ये गलत। ठीक है, इसी तरह से आपको भी ये क्वेश्चन हल करने हैं। देखो, आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ऐसे क्वेश्चन हल होंगे, और ऐसा कीजिए स्किप करते हैं तो स्किप आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि कई सारे क्वेश्चन पूछता है सीटेट में। एक्सप्लेनेशंस है कि संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालयों को जो विद्यार्थी हैं उनकी जो भावात्मक खुशहाली है उसको सुनिश्चित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध बना सकें। विद्यालयों को हमें ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ छात्र निसंकोच यानी बिना डरे आए अपनी भावनाओं से
निपटना सीख सकें। साथ ही भावनात्मक विकास छात्रों को उनके साथियों और शिक्षकों के बीच जो सकारात्मक बातचीत होती है, विचारों और भावनाओं के सबसे प्रभावी तरीके में व्यक्त करने में भी सहायता करता है। इसलिए अभिकथन ये तो सही है, लेकिन किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारकों का जो मौखिकरण है वो समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है, क्योंकि समस्या समाधान कौशल क्या करता है कि बालकों को अप्रत्याशित परिस्थिति या काम पर कठिन चुनौतियों को सक्षम बनाता है संभालने में। तो आज भी सही है, लेकिन व्याख्या में नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है। बहुत ईजी है, हमसे पूछा है नहीं, और किस में नहीं है, योगदान नहीं देता है सकारात्मक रूप से अधिगम की प्रक्रिया में। पहला है कुपोषण, दूसरा है समकक्षियों के साथ सहयोग, तीसरा है अपसारी चिंतन, चौथा है चर्चाएं। बिना पढ़े भी आंसर इसका दे सकते हैं। नहीं पूछा है, कुपोषण ही हो जाएगा। क्यों, कुपोषण कैसे योगदान देगा? हाँ, नहीं पूछा है तो कुपोषण को योगदान देता ही नहीं है, तो ये सही है। समकक्षियों के साथ जब हम सहयोग करेंगे तो योगदान देगा, अपसारी सोच भी देगी और चर्चाएं भी देंगी। अगर पूछा होता कौन सा देता है तो ये तीनों सही हो जाते। ये गलत हमारा इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमसे नहीं पूछा है। ठीक है, हमारा एक्सप्लेनेशन है कि कुपोषण एक स्वास्थ्य स्थिति होती है जो कि पोषक तत्व की कमी के कारण होती है। कुपोषण क्या होता है? कुपोषण, कु मतलब बुरा, पोषण मतलब पोषण। बुरा पोषण यानी कि जब हमारे शरीर में पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में कुपोषण हो जाता है। स्वस्थ रहने के लिए भोजन हमें क्या प्रदान करता है? ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करता है। कुपोषण अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता, बल्कि निगेटिव रूप से हमारे शरीर को इफेक्ट करता है और हम अच्छे से लर्निंग नहीं कर पाते। यदि कुपोषण प्रारंभिक वर्षों में होता है तो बालक के मस्तिष्क की कोशिकाओं का विकास प्रभावित होता है। यदि बाद में होता है तो ये अधिगम की क्षमताओं को प्रभावित करता है। बच्चा क्या होता है? पीड़ित से जो बच्चा होता है वो उदास रहने लगता है, परेशान रहने लगता है, चिड़चिड़ा और अप्रत्याशित हो जाता है। ठीक है, स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर जो कि 3 फरवरी 2023 को हुआ था। इससे पहले हमने 6 फरवरी 2023 का, 4 फरवरी 2023 का पेपर डाल दिया है। ना देखा हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम जूनियर लेवल का भी कराते हैं, वो भी देखा कीजिएगा। हमारा प्राइमरी लेवल 1 to 5 का है और वो हमारा जूनियर लेवल 6 to 8 का है। ठीक है, साथ ही आप हमें होम एजुकेशन के नाम से इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में बेटर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।